अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पावर शो और मैं हूं उस्मा खान रूमी। नाजरीन, मुल्क में महंगाई और लोड शेडिंग का इफरीत बेकाबू होता जा रहा है और डॉलर की कीमत हम देख रहे हैं कि मुसलसल बढ़ती जा रही है, जिससे जो रुपए है नतीजतन कम होती जा रही है। हम देखते हैं कि डॉलर इस वक्त 193 रुपए का हो चुका है और डॉलर बढ़ने से दीगर अशियाए ज़रूरिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं और इसी वजह से हम देखते हैं कि जैसे ही डॉलर की कीमत बढ़ती है तो अशियाए ज़रूरिया महंगी होती हैं और इससे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है महंगाई की सूरत में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जब कौमी असम्बली में पहला खिताब किया था तो वो बड़े हमें पुरजोश दिखाई दिए थे, बड़े पुरुम्मीद थे कि वो आवाम को रिलीफ देने में कामयाब हो जाएंगे और महंगाई की जो सूरत हाल है उससे हमें निजात मिल जाएगी। आवाम ऐसा सोच रहे थे। मईशत की बेहतरी का भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद अब हम देखें कि मईशत थोड़ी सी बेहतरी की तरफ गामजन हो सके और हमें ये वज़ीर आज़म के खिताब में भी वाज़ेह नज़र आया क्योंकि वो खासे पुरुम्मीद थे। लेकिन फिर हमने देखा कि प्रैक्टिकली मौशी हालात इस वक्त ख़राबी की तरफ जा रहे हैं और तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान जो मौशी पॉलिसियाँ अपनाई गई थी उनके असरात ताहाल न सिर्फ बाकी हैं बल्कि मुसलसल ख़राबी की तरफ भी जा रहे हैं। मौजूदा हुकूमत भी इस सूरत हाल पर हम देख रहे हैं कि कशमकश का शिकार नज़र आ रही है और इसी सिलसिले में हुकूमती वफ़द इस वक्त लंदन में मौजूद है और मियां नवाज शरीफ और इसहाक डार से मुलाकातें हो रही हैं ताकि आइंदा की जो मौशी सूरत हाल है और सियासी सूरत हाल है उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज़ बनाई जाएँ कि क्या लाइहा अमल हो आइंदा का, इस पर बात की जा सके और इसको प्रॉपरली तय किया जा सके। दूसरी तरफ MQM को सिंध में बल्दियात समेत 4 वजारतें देने का फैसला किया है। पीपल्स पार्टी ने MQM को सिंध हुकूमत में शमूलियत की बाज़ाबिता दावत दे दी है। पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान जो चार्टर ऑफ राइट्स जो कि गुज़श्ता माह तय हुए थे उन पर बाकायदा अमल का आगाज़ कर दिया गया है। इसके अलावा सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है जिसमें कहा गया है कि हुकूमत तब्दीली की साजिश की तहकीकात के लिए एक अदालती कमिशन बनाया जाए। इससे पहले हम देखते हैं कि 2 हफ्ते कबल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने भी एक ख़त चीफ जस्टिस को लिखा था जिसमें एक कमीशन बनाने की तजवीज़ पेश की गई थी और एक रिक्वेस्ट की गई थी। जो सदर ममलकत की तरफ से ख़त लिखा गया उसमें यह कहा गया है कि मुल्क को सियासी और मौशी बहरान से बचाने और सूरत हाल को मज़ीद बिगड़ने से बचाने की इस वक्त शदीद ज़रूरत है और इसलिए जो है वो चीफ जस्टिस साहब को ख़ुद इस पर जो है वो तहकीकात करनी चाहिए, तहकीकात का आगाज़ करना चाहिए। इस वक्त जो मौशी सूरत हाल है और तमाम तर सूरत हाल है, हालात किस तरफ जा रहे हैं, इस पर आज के हम प्रोग्राम में बात करेंगे। ये तमाम टॉपिक्स इनको देंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून राना एहसान अफजल साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके अलावा रहनुमा तहरीक इंसाफ नदीम कुरैशी साहब हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों को मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। राना साहब, आपसे मैं आगाज़ करती हूँ और मैं ये जानना चाहूँगी कि जो इस वक्त मौशी सूरत हाल है, क्या आप समझते हैं कि आपकी हुकूमत ने बहुत जल्दी में फ़ैसला कर लिया और जल्दी से तहरीक अदम एतमाद आ गया और फ़ौरन से हुकूमत चेंज हो गई और जो मौशी हालात जिस नज़ाकत की तरफ जा रहे थे उनको फोर्सी नहीं किया गया, कहीं ना कहीं आपसे कुछ जल्दी में ये मामला जो है वो रह गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब नो कॉन्फिडेंस लाया गया तो वो इसी बेसिस पे लाया गया कि हमें यकीन था कि PTI हुकूमत जो है वो मुल्क के ये जो गंभीर हालात हैं उनको और गंभीर और जो है वो पस्ती की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इसी चीज को रोकने के लिए जो दिवालियापन पाकिस्तान जिस तरफ जा रहा था खुदा न खास्ता, उसको रोकने के लिए और मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए हम लेके अब चैलेंजेस क्या हैं इन अ वेरी शॉर्ट ब्रीफ मैं आपको बताऊं। डॉलर्स की शॉर्टेज है। क्यों है? क्योंकि आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो $14 अरब का पहले 10 माह में हो चुका है। फिर आपने डेट रीपेमेंट्स करनी है। आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो $40 अरब तक हो चुका है। तो ये एक डॉलर्स की शॉर्टेज है। डॉलर्स आपको कैसे मिलते हैं? डॉलर्स आप IMF से जब सर्टिफाई आप हो जाते हैं कि उनके प्रोग्राम में आप इनरोल हैं, तो फिर दुनिया भी आपको डॉलर्स देती है, ADP और बाकी ममालिक। वो क्या कहती है IMF आपको कहती है कि आपका फिस्कल खसारा जो है, जो आपने 4000 अरब का बजट किया PTI की हुकूमत ने, वो 5600 अरब का हो गया। इट इज अनसस्टेनेबल। आप इतना ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन और एक्सपेंसेस के अंदर फर्क नहीं ला सकते। इसको आपने सस्टेनेबल बनाना है।
आईएमएफ कहता है आपको कि आपकी जो सर्कुलर डेट है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, उसको काबू में करें, या आप रिफॉर्म्स लेके आए, टेक्निकल लॉसेस कम करें अपने और कलेक्शन को बढ़ाएं, या आप बिजली के रेट बढ़ाएं। तो ये मामलात हैं। अब देखें, ये हमारा आना जरूरी था कि मुल्क को जो है वो बेहतर मईशती पॉलिसी दी जाए, इसको काबू किया जाए। लेकिन ये कहना कि सारा कुछ एकदम से ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। ये अभी 1 माह का टाइम हुआ है। अभी जो चैलेंज है, करंटली जो चैलेंज है वो ये है कि आईएमएफ आपको कहता है कि आप पेट्रोल प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस जो है वो इंक्रीज करें, क्योंकि ये सब्सिडीज फंड नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है, इनको आप कर्जे लेके जो है सब्सिडी आप दे रहे हैं। तो ये मामला है, और फिर आईएमएफ का प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है। जब ये बढ़ जाएगा इंशाअल्लाह ताला, इसको जब हम आगे लेके चलेंगे, और जो वादे पिछली हुकूमतों ने किए हुए हैं जिनको किसी हद तक पूरा करना होगा, तो मैं समझता हूं कि मुल्क के अंदर जो है एक्सटर्नल साइड पे, मैक्रो इकोनॉमिक साइड पे स्टेबिलिटी आएगी। अब ये तो मैं आपको टेक्निकल बातें आपको बता दी। अब इस पे आप सियासत कर सकते हैं, जितनी सियासत आप करना चाहें आप कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि अगर आप पेट्रोल बढ़ाएंगे तो महंगाई आएगी, लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो पॉजिटिव एंगल है कि जब आप इस प्रोग्राम के अंदर जाएंगे तो डॉलर की स्टेबिलिटी, आपको रुपी की स्टेबिलिटी नजर आएगी, और रुपी मेरे ख्याल से कदरे नीचे आना शुरू हो जाएगा। और ऑन अ 2 क्वार्टर पीरियड, यानी कि अगले 6 माह के अंदर, मैं समझता हूं कि जो मुश्किल वक्त है वो सबसाइड होके हम बेहतरी की तरफ जाना शुरू करें। लेकिन राना साहब, इस वक्त जो सिचुएशन है वो सिर्फ जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वही ख़राब नहीं है, बल्कि सियासी सूरत हाल भी ख़राब है। और हम ये समझ सकते हैं कि जो सियासी सूरत हाल ख़राब होगी, जो पॉलिटिकल सिनेरियो होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, इससे डायरेक्ट जो मुआशी हालात हैं वो ख़राब होते हैं, मुआशी हालात पे ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। तो अगर इमरान खान साहब, जैसा कि उन्होंने लॉन्ग मार्च का कह रखा है, तो अगर वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, तो फिर हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं वो थोड़ी सी बेहतरी की तरफ जाएंगी। देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पहला रिक्वायरमेंट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। इमरान खान साहब, मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं, तकसीम की सियासत कर रहे हैं, बरगला रहे हैं, और वो सब कुछ तब कर रहे हैं जब उन्होंने इस मुल्क की मईशत को लिटरली तबाह कर दिया। अब आप देखें, 10.8 अरब डॉलर ये लोग मुल्क के स्टेट बैंक के खजाने में छोड़ के गए, जो कि 1.5 माह का कवर भी नहीं है आपके इम्पोर्ट बिल का। यानी कि, और इसके अंदर से भी ज्यादा अमाउंट है वो सिर्फ दिखाने के लिए रखी गई है, प्लेसमेंट्स हैं जो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये कहते हैं हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ाई, लेकिन आपका जो तजारती खसारा है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का रिकॉर्ड है, 40 अरब डॉलर, मैंने आपको बताया। ये कहते हैं हमने टैक्स कलेक्शन हाईएस्ट की, लेकिन उस साइड पे जो फिस्कल डेफिसिट है वो आपका हाईएस्ट है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, 5500 अरब की तरफ आप जा रहे हैं। हमारे, आप इसका अंदाजा सिर्फ आप इस चीज से लगाएं कि हमारे 5 साल हुकूमत में जो फिस्कल डेफिसिट था वो 7,000 अरब का था, और इनके आखिरी साल में 5600 अरब का है। तो ये सारी परफॉर्मेंस के बाद वो एक ऐसा खतरनाक नैरेटिव ले रहे हैं कि जी खुद मुख्तारी और ये इंटरनेशनल साजिश, जो कि टोटल झूठ है। खुद मुख्तारी जो है स्ट्रॉन्ग मीशत से आती है, जो इन्होंने तबाह कर दी। खुद मुख्तारी पीआईए के जहाज जब्त कराने से नहीं आती। खुद मुख्तारी जो है आईएमएफ के आगे घुटने टेकने से नहीं आते, जो इन्होंने कर दिया और स्टेट बैंक को गिरवी रखवा दिया। खुद मुख्तारी जो है एक अच्छी मीशत से आती, जो हमने 13 से 18 में दी। तो दूसरी चीज, वो इंटरनेशनल साजिश की बात करते हैं, जो कि एक झूठा बयानिया है, एक्सपोज हो चुका है। नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी भी 2 दफा एक्सपोज कर चुकी है, डीजीआईएसपीआर भी एक्सपोज कर चुके। अब वो उस पर हट दर्मी पे है कि मुदाखलत है। फॉरेन पॉलिसी होती ही मुदाखलत है। फॉरेन पॉलिसी होती ही यही है कि आप अपना नेशनल इंटरेस्ट इंपोज करते हैं दूसरों पे, और दूसरे मुल्कों के पास इख्तियार होता है कि वो उससे इनकार कर दें। तो ये सूरत हाल है जो मैं समझता हूँ लोगों को समझाने की जरूरत है कि इमरान खान एक पॉलिटिकल कोर्स पे जा रहे हैं। ठीक, नदीम कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम कुरैशी साहब, जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है, आपको नहीं लगता कि आपको ये लॉन्ग मार्च की तरफ जाना चाहिए और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बजाय जो मौजूदा हुकूमत है, अगर तहरीक अदम एतमाद आ गई है और एक पार्लियामेंट की एक बड़ी तादाद ने अगेंस्ट आपके फैसला कर दिया है, तो आप भी मुआशी हालात जो है वो उसको उससे बखूबी वाकिफ हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपको इस वक्त जो है वो मुल्की मफाद में, मुल्क के वसी तर मफाद में इनके साथ बैठ कर कोई मुआशी पॉलिसी तरतीब देनी चाहिए, बजाय इसके कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाई जाए? क्योंकि इलेक्शंस तो बहरहाल होने ही है, ये अक्टूबर नवंबर में हो जाए या नेक्स्ट ईयर में हो जाए, तो इलेक्शंस तो बहरहाल होने ही है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
मोहतरमा आपने बड़ी अच्छी तजवीज दी है कि हमें इनके साथ बैठ के इकोनॉमिकल सूरत हाल पर इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए बातचीत करनी चाहिए। इनके साथ बैठे कहाँ हम? क्या लंदन जाके बैठे इनके साथ हम? क्या हम इनके साथ यूएई में जाके बैठे? हम उन लोगों के साथ बैठे जिन्हें पाकिस्तान की कोर्ट्स ने एक्स काउंटर करार दिया? हम जिन लोगों को सजा याफ्ता मुजरिम है हम उनके साथ बैठकर बात करें पाकिस्तान की इकोनॉमी की बेहतर करने की? देखें, ये मकाफात अमल है। बाज मुंह से निकले हुए लफ्ज इंसान को नाग सांप बनकर डसते हैं। नदीम साहब, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगी। सुनिएगा, मैं इंटरप्ट करूंगी। मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए अभी अब ये हुकूमत में है ना, अगर मैं आपको पूरा वक्त दूंगी, ये मेरा एड अप कर लें क्वेश्चन। मैं ये कह रही हूँ कि इक़्तिदार में आता है, वो ऑपोजिशन को हमने देखा है कि वो पॉलिटिकल विक्टिमाइज करता है। अब आप इक़्तिदार में नहीं है तो आपके खिलाफ अगर केसेस बनेंगे तो आपके खिलाफ जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होगी। जब ये ऑपोजिशन में थे तो इनके खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होगी। ये तो एक सूरत हाल एक साइड पे रह गई ना। आप पार्लियामेंट में बैठे, पार्लियामेंट का एक बड़ा फोरम है, आप वहां पर बैठे, बजाय इसके कि एक दूसरे को चोर डाकू और एक दूसरे पे इल्जामात लगाएं। ये मामला चलते रहे साथ साथ, ये आपकी सियासी जरूरतें हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक सूरत हाल है उसको देखते हुए आपको पार्लियामेंट में बैठना चाहिए। मैं आपकी किसी इस तरह के तजजिए से आपकी राय का एहतराम जरूर करूंगा, लेकिन आपके तजजिए को मैं इसलिए इंडोर्स नहीं करूंगा कि यहाँ कोई ऐसी चीज माजी में नहीं हुई, कोई जाती विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किसी को की गई हो। आप पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो करप्शन केसेस थे वो 90% केसेस वो थे जो इन दोनों जमातों ने अपने अपने दौरे हुकूमत में उस वक्त की अपोजिशन के खिलाफ शुरू किए। पाकिस्तान की आवाम इनसे पूछती है कि ये अरबों रुपए की टीटीज कहाँ से, ये बड़ी तवील बात हो जाएगी। मैं मौजूदा बात पर आता हूँ। देखें, ये मौजूदा हुकूमत, ये इम्पोर्टेड हुकूमत एक एजेंडे पर थी। इनका प्लान था कि जी महंगाई कम करेंगे। इमरान खान ने कश्मीर बेच दिया, इमरान खान ने स्टेट बैंक गिरवी रख दिया। अब मैं इनसे पूछता हूँ, इनके पास जितने दिन हुए इन्होंने कौन सा ऐसा स्टेप लिया है जो महंगाई कम करने में इनकी मदद करेगा? अब ये बातें फजूल हैं। इनको सबसे पहले तो स्टेट बैंक रिकवर करना चाहिए। अभी राणा साहब ने बड़ी लच्छेदार बातें की हैं। ये बातें नदीम साहब पहले 6 महीने तो आपने भी मांगे थे। इन्होंने फरमाया कि जी IMF फिर भी रख दिया गया। आपने कहा था कि अभी 6 महीने हमें दे दें, 6 महीने बाद जो है वो 6 महीने पहले हमारी कारकर्दगी गए हैं लंदन या अमेरिका जो गए हैं, मुफ्ता इस्माइल साहब जो विजिट पे गए हैं, तो वहाँ वो एंजॉय करने के लिए गए हैं, वहाँ को हनीमून मनाने गए हैं, वहाँ को अपनी समर वेकेशन मनाने के लिए गए हैं। किस लिए गए हैं जी? वो IMF के पास अगर वो नहीं गए तो फिर किसके पास गए हैं? देखिए, बातें करना बड़ा आसान है। 8 मार्च को पाकिस्तान में डॉलर का रेट था 178 रुपए, आज 195 रुपए है। अगर इनको इतना ही हमारी पॉलिसियों से इख्तलाफ था तो ये 1 साल सब्र कर लेते। हमें जो पाकिस्तान की आवाम ने हमें वोट से मुंतखब करके 5 साल का मैंडेट दिया था, हमें ये टाइम पूरा करने देते। ये कहते हैं जी इसको DGISPR ने इसको इनकार किया इस मेमो से, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इससे इनकार किया। कतन ऐसा नहीं है, ये भी बहुत बड़ा झूठ है। कल शहबाज शरीफ जो आज इस मुल्क के वजीर आजम है, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि जी बिल्कुल ये लेटर आया था, लेकिन ये साजिश है, वो मुदाखलत है, साजिश नहीं है। बाबा, जब आप मुंतखब लोगों को उनकी जमीर चेंज करेंगे, उनको टिल्ट करेंगे एक नजरिए से दूसरे नजरिए की तरफ, आप एक तरफ कहते हैं वोट को इज्जत दो, दूसरी तरफ आप उन्हीं लोगों को जिनको आप कल कहते थे ये सिलेक्टेड हैं या ROs के नतीजे में बनने वाली असेंबलीज हैं, हम इन इंतखाबी नताइज को नहीं मानते, अपनी मर्जी के लोगों को टिल्ट करके अपने साथ जोड़ेंगे, तो लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं। ये तो जब इंतखाब होगा, और ये लोग जो अपने आप को बड़ा टार्जन कहते थे मईशत का, बड़ा रस्सू कहते थे पाकिस्तान के हालात को ठीक करने का, अब इनको कुछ समझ नहीं आ रही है। आम आदमी की पहुंच से चीजें जितनी इस 1 माह में दूर हुई हैं उसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। आज किसी से, आम आदमी से पूछे वो आटा कैसे परचेज कर रहा है। मैं साउथ पंजाब से हूँ, नहरी निजाम हमारा सारा तबाह कर दिया इन्होंने इन दिनों में। नदीम साहब, एक महीना पहले तक आपकी हुकूमत थी। नदीम साहब, पहले तक अभी आपकी हुकूमत थी, अभी इस हुकूमत को आए हुए 1 महीना हुआ है, तो 6 महीने आपने भी मांगे थे। 6 महीने हम अवाम इनको भी दे देंगे। 6 महीने बाद हम इन पे तनकीद करना खूब से शुरू कर देंगे, क्योंकि 6 महीने हम चलें आपको दिए थे तो इनको भी दे देंगे। ब्रिगेडियर साहब, क्या आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई गलत कार्ड खेला गया और जल्दबाजी में फैसला किया गया जो मुआशी सूरत हाल है उसको देखते हुए? उस्मा, बात ये है कि ये देखना चाहिए कि PMLN की हुकूमत ने आने से पहले क्या प्लान किया था। दे न्यू कि इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक नहीं है, इकोनॉमिक क्राइसिस हुए हुए हैं, और इनके पास कोई सोल्यूशन था
अगर सोल्यूशन था, जैसे राणा साहब कह रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इनके पास सोल्यूशन था। आके इनको पता चले कि किस दलदल में ये फंस गए हैं, इसलिए कि इस वक्त जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं वो बहुत खतरनाक हद तक बढ़ चुकी हैं। IMF वर्ल्ड बैंक आपको कर्जा नहीं दे रहा, उनकी कंडीशन है पेट्रोल और डीजल और फ्रांस की प्राइस बढ़ाएं। हर रोज़ एक हफ्ता जो है ये मुल्क के लिए डिजास्टर्स है इस वक्त जो हालात हुए हैं। आई एम श्योर कि नदीम साहब भी और राना खान इस बात से मुत्तफिक होंगे कि इस वक्त बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। मैं आई अंडरस्टैंड PMLN की प्रॉब्लम के वो हुकूमत में आए हैं, अगर वो प्राइस बढ़ाते हैं या कीमतें बढ़ाते हैं या और ज़्यादा कंडीशन मानते हैं वर्ल्ड बैंक की, तो इनके लिए अपना इलेक्शन में वोट बैंक कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। एंड दैट इज़ द रीज़न कि अभी तक कीमत नहीं बढ़ाई है इन्होंने पेट्रोल प्राइस की, जबकि हर महीने 102 अरब रुपीज़ जो हैं वो आपको एक्स्ट्रा अपने पास से खर्च करने जा रहे हैं। एंड दैट इज़ हाउ द फिस्कल डेफिसिट इज बीइंग इंक्रीज्ड। अब इसके साथ या तो उनके पास सोल्यूशन होता, कहते हैं जी हम आ रहे हैं, हम आके दूध की नहरें बहा देंगे, आसमान सितारे लेंगे, पेट्रोल डॉलर 150 पर लेंगे, पेट्रोल कीमत डाउन कर देंगे, बिजली सस्ती कर देंगे। देन इसके बाद अब इमरान ने एक नैरेटिव अपना बहुत बढ़ा लिया, जैसा भी गलत था ठीक था, मैं कॉन्शस नहीं करता, वो उनका नैरेटिव ऊपर चला गया। इनका काउंटर नैरेटिव ये होना चाहिए था कि प्राइस कंट्रोल करें, अवाम को रिलीफ दें, अवाम को बेहतर गवर्नेंस ऐसी दें कि वो ये करें कि यस इमरान खान की हुकूमत की गवर्नेंस सीखने दी एंड नाउ वी गॉट अनदर पार्टी, वो भी नहीं है। नाउ सेकंड क्राइसिस क्या है कि जिस तरीके से इमरान खान अभी अपने जलसों की बात कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, मुल्क के लिए ये सिचुएशन बहुत ख़तरनाक हो रही है। सेकंड ये है कि ये इस वक्त ना ये इनकी हुकूमत तनख्वाह ये नहीं बढ़ा सकती चीज़ें, दे आर स्टक बिकॉज इनको इलेक्शन लड़ना है, चाहे इस साल के एंड में लड़ेंगे अगले साल लड़ेंगे, गवर्नेंस ठीक नहीं होगी। सो इस वक्त बट आई ऑनेस्टली फील कि एज ए ट्रू पाकिस्तानी कि आप इस महीने में जनरल इलेक्शन अनाउंस कर दें ताकि इंटरिम गवर्नमेंट आए। इंटरिम गवर्नमेंट कैन टेक बोल्ड डिसीजन, इसलिए कि उनको इलेक्शन के जो वोट की कोई फिक्र नहीं होगी, इसलिए वो आगे बोल्ड डिसीजन लें, फिर अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन कराएं, जिसको वहाँ मैंडेट देते हैं, दे शुड कम एंड गवर्न द कंट्री, वेरी सिंपल। ठीक ठीक, तो लेकिन ब्रिगेडियर साहब, ठीक, अच्छा ब्रिगेडियर साहब मैं वापस आऊंगी, यहीं से हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर बात करेंगे कि बजट आने वाला है और क्या हुकूमत जो है वो बजट में हमें रिलीफ दे पाएगी या फिर गुज़श्ता हुकूमतों की तरह, माजी की मिसालों की तरह गुज़श्ता हुकूमत पर डालकर जो है वो साइड पर हो जाएगी। ब्रेक से वापस आते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। लंदन में इस वक्त विफाकी वज़रा भी मौजूद हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं और अहम सियासी और मौशी मसाइल पर जो है वो गुफ्तगू की जा रही है और आइंदा के लिए लाहे अमल भी हम उम्मीद करते हैं कि तय किया जा रहा होगा। राना साहब, बजट आने वाला है, क्या हम यानी अवाम जो है वो एक्सपेक्ट करें कि आप बजट में हमें रिलीफ दे देंगे? देखिए बिल्कुल, ये जो अगला बजट है इसके अंदर हमारी 2-3 जो तरजीहात मेन होंगी। सबसे पहले ये होगी कि जो सबसे ज्यादा मुतासर जो तबका है उसको टारगेटेड सब्सिडी दी जाए, चाहे वो जो है वाया यूटिलिटी स्टोर्स हो, खाने पीने की अशिया की चीजें हो, या फिर जो है उनको जो जिस तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसकी को वसीतर करने के लिए हो। और इसी चीज के ऊपर फोकस किया जाएगा कि एक आम आदमी की जो जो डेली जो जिंदगी है उसके अंदर किसी ना किसी मद में जो है वो बेहतरी लाई जाए। लेकिन हमारी इसके साथ साथ जो फिस्कल डेफिसिट को काबू करना एक तरजीह होगी, उसके साथ हमारा जो है वो रुपी को स्टेबलाइज करना जो है वो अवलीन तरजीह होगी। और ये जो हमें लग रहा है कि बड़ा ये मुश्किल फेज है, ये बिल्कुल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक दफा जब ये चीजें सेटल हो जाएंगी, जो कि आने वाले चंद हफ्तों में ये जो अभी ये जो ट्रिप है हमारी पार्टी का, वो इन्हीं चीजों के अहम फैसलों के ऊपर एज अ पार्टी, एज अ PMLN पार्टी, कि हम आगे क्या देख रहे हैं और किस तरीके से इन चीजों को कंट्रोल करने की जरूरत है, इन्हीं चीजों पे बहस हो रही है। और इंशाल्लाह आके
अगर वो गवर्नमेंट से रिलेटेड मैटर्स हुए तो हम काबीना के अंदर जो हमारे कोalition पार्टनर्स हैं उनको ऑन बोर्ड करके जहां फैसले करने की जरूरत है हम फैसले करके आगे लेके बढ़ेंगे। हमें जो जो चीज क्लियर होनी चाहिए है कि जहां गवर्नेंस की बात की ब्रिगेडियर साहब ने, तो गवर्नेंस के अंदर कोई गैप लूप होल्स नहीं आएंगे। हमें याद रखना चाहिए कि सबसे बड़ा जो मसला रहा है ये वही IMF का प्रोग्राम है जो ड्रैग होता आ रहा है और अभी तक कंक्लूड नहीं हुआ। अभी तक इसकी जो टॉक्स हैं डिले पे चल रही हैं। ये टॉक्स असूली तौर पे ये पिछले साल दिसंबर तक काफी हद तक कवर हो जानी चाहिए थी। ये लोग मिनी बजट लेके आए जनवरी में जो कि 350 अरब का था, फिर इन्होंने फरवरी में कोई 300 अरब के इन्होंने जो है वो सब्सिडीज दे दी जो कि बरक्स की, जिसने इस प्रोग्राम को जो है क्या किया, ये तो वही बात हो गई ना कि जब ये हुकूमत में थे ये कहते थे कि इन्होंने ये किया, मुस्लिम लीग नून ने ये किया। ये बातें एक साइड पे रख दें। अब फर्दर आप क्या करने वाले हैं? फर्दर आप अवाम को क्या रिलीफ देने जा रहे हैं? ये अवाम के लिए मैटर करता है। देखें, जो क्राइसिस अभी करंटली पावर सेक्टर में क्राइसिस है, जिसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स ऐसे थे जो रिपेयर मेंटेनेंस की वजह से बंद थे, बहुत सारे प्लांट इसलिए बंद थे कि आपने LNG नहीं प्रोवाइड की, उसको हमने कवर करना है, वहां हमें लॉसेस को कंट्रोल करना है। ये सारी तरजीहात हमारी मौजूद हैं जहां जिस तरफ हम जो है और हमें भरपूर अंदाजा है कि क्या चैलेंजेस हैं, इनको कवर करके हमने मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाना है। और कुछ मैं समझता हूं पर्सनली कि ये जो अगले 2 क्वार्टर्स हैं इसके अंदर 3 फैक्टर्स होते हैं देखें महंगाई के। एक आपकी इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस होती है, दूसरा आपकी रुपया डिवैल्यूएशन की वजह से होता है, तीसरा आपके इंटरनल गवर्नेंस और कंट्रोल्स हैं जो कि जिस तरह प्राइस कंट्रोल कमेटीज या आपकी लोकल आउटपुट ऑफ कमोडिटीज वर्सेस डिमांड, उनकी सप्लाई डिमांड की मैनेजमेंट है जो आपने करनी है। तो जो इंटरनेशनल फैक्टर है उसको अगर आप माइनस करते हैं तो बाकी 2 फैक्टर्स को हम कंट्रोल कर लेंगे। हम समझते हैं कि हम रुपए को भी जो है इस्तेकामत यानी कि स्टेबिलिटी दे देंगे। हम समझते हैं कि हम जो गवर्नेंस वाला एरिया है जहां आपकी जिस तरह गंदम है उसकी शॉर्टेज अभी हमने जो है वो 3 मिलियन टन का जो है इंपोर्ट करने का बंदोबस्त हम कर रहे हैं। लेकिन हम समझते हैं जो अगली फसलें हैं, हमारा टारगेट होगा कि अगले 1 साल के अंदर हम जो है वो खुद कफील हो जाएं और हम इंपोर्ट से जो है वो जान छुड़ाएं। तो ये हमारा एक बड़ा मेन टारगेट है कि हम एग्रीकल्चर जो चीजें हम लोग इंपोर्ट करते रहे हैं इस PTI के दौर में, उससे पहले हम खुद कफील थे, उधर हम दोबारा उस चीज को अचीव करें। तो ये हमारे सारे टारगेट्स हैं, तरजीहात हैं जिनको हम परसू करेंगे और हमें उम्मीद है कि हम इनमें कामयाब होंगे। लेकिन मैं ये फिर बता दूं कि बाकी चलिए हम भी उम्मीद करते हैं कि आप अवाम को जो है वो रिलीफ देने में कामयाब हों। ब्रिगेडियर साहब, इदारों को बार बार मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। हम ये देखते हैं कि जो भी ऑपोजिशन में आता है, जो हुकूमत में जाता है, उसके बाद जब ऑपोजिशन में आता है तो फिर वो इदारों को मुतनाज़ा बनाने की बातें शुरू हो जाती हैं और फिर बार बार आकर जो DG ISP आ रहे हैं उनको वजाहतें देना पड़ती हैं कि हमें सियासत से दूर रखा जाए, सियासत में हमें ना घसीटा जाए, और ये इस तरह के मामला जो है वो बार बार उनको वजाहतें देना पड़ती हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि ये जो प्रैक्टिस है इसको किस तरह से इससे बचा जा सकता है कि बार बार जो अपोजिशन में आने वाले हैं वो इदारों को मुतनाज़ा ना बना सकें? उस्मा, ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। वी डोंट रियलाइज कि इससे कितना अफेक्ट होता है मोरल ऑफ ट्रूप्स को, ख़ास तौर पे जिससे कि स्पेशली नाम लेके बात की गई जनरल फैज़ हमीद की, नॉट रियलाइजिंग कि कोर कमांडर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड अपॉइंटमेंट। पेशावर कोर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्योंकि 70% ट्रूप्स उनके बॉर्डर पे एम्प्लॉयड और वो ऑपरेशन ड्यूटीज़ कर रहे हैं। सेकंड ये कि आपको जब DG ISP ने एक दफ़ा बात की, कल फिर उनको दोबारा कहना पड़ा, प्लीज़ डोंट ड्रैग, कि आप अभी क्यों लेकर आते हैं, आपके मसाइल हैं, सेटल करें। इमरान खान को कहते थे सपोर्ट करें, हटा ली सपोर्ट, उनकी गवर्नमेंट गिर गई, आपकी गवर्नमेंट आ गई, नो मूव ऑन। और इसको फ़ौज को देखें, बात यह कि आप ये सोचें कि जब ये ऑपरेशन हो रहे हैं, हमारे ऑफिसर शहीद हो रहे हैं, हमारे ट्रूप शहीद हो रहे हैं, फिर इंफॉर्मेशन रूम में जब ट्रूप TV देखते हैं, जो हम अपने पॉलिटिशियन ऐसी बात करते हैं, उन पेरेंट्स का सोचें जिनके वो बच्चे शहीद होते हैं, उन यंग विडोज़ की, कैप्टन मेजर्स की जो विडोज़ हैं उनका सोचें, उनके दिल पे क्या गुजरती कि ये हमारे जब बच्चों ने जो शहादत की है उनको ये हमारे पॉलिटिशियन कर रहे हैं, इसलिए इसको नहीं करें। और सेकंड, इससे क्या कमांड पे जो एक फ़र्क पड़ता है, कमांड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कोर कमांडर, डिवीजन कमांडर, ब्रिगेड कमांडर, कमांडिंग ऑफिसर,
दे ऑल लुक टुवर्ड वन डायरेक्शन, दैट इज चीफ आर्मी स्टाफ। हमारी फौज की रवायत नहीं है कि दे लुक टू इनवर्ड, दे लुक ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज चीफ आर्मी स्टाफ। सेकंड ये है कि ये पूरा जैसे मैंने बात की जहां तक सिक्योरिटी के मामलात हैं उसमें हम देखते हैं कि ना हमारी आवाम डिवाइड है, ना ही हमारा कोई भी इदारा डिवाइड है इस सूरत हाल, इस बात पर कि हमारी जो फौज है वो हमारे लिए सरहदों पर हमारी हिफाजत करती है और जो है वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ जो है वो हमारे लिए अंजाम दे रही है और हम इसी वजह से जो है वो सुकून चैन की नींद सो रहे हैं। लेकिन बात आती है जब सियासत में इंटरफेरेंस की बात आती है और बार बार जो सियासतदान है वो हर बार जो जब ऑपोजिशन में आते हैं तो उनको इस तरह की बात हम देखते हैं कि वो करते हैं, तो बार बार जो इस तरह की बातें होती हैं तो कहीं ना कहीं इदारों को भी ये तो देखना चाहिए कि कहाँ प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से बार बार उनको उन पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है या उनको कहा जा रहा है कि आप जो है वो सियासत में ना आए या जो है वो सियासत में मुदाखलत हो रही है, इस तरह की बातें हो। तो कहीं ना कहीं इदारों को भी तो कुछ ना कुछ डिसाइड करना पड़ेगा कि ऐसी क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए या ऐसे क्या मैयज लिए जाएं कि जो है इस तरह की बातें ना हो, क्योंकि इससे इदारे की साख को नुकसान पहुंचता है। उस्मा यही तो डिसाइड कर लिया ना, अक्टूबर में डिसाइड कर लिया कि कम वट में नथिंग टू डू। आपने देखा कि जब ये नो कॉन्फिडेंस वोट आ रहा था, फौज ने ना पीटीआई की कोई सपोर्ट की ना गवर्नमेंट की आपने खुद सॉर्ट आउट किया और उसके बाद आपके सामने जो हो रहा है आप ये देख लें। आपकी गवर्नेंस पॉलिटिशियंस की इतनी अच्छी क्यों ना हो, इतनी अच्छी डिलीवरी क्यों ना करें आवाम को, उनके लिए काम क्यों ना करें कि वो फौज की तरफ मत देखें। आप ये बताइए जो अब इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इस वक्त आप ये देखेंगे जो इस वक्त कंडीशंस हैं कि पीडीएम की गवर्नमेंट आ गई है, वो अपने इकोनॉमिक क्राइसिस में लगे हुए हैं, प्रॉब्लम उनको नज़र आ रही है। इमरान खान ने एक नैरेटिव बिल्ड किया है, वो इस्लामाबाद के मार्च की बात कर रहे हैं। क्या किसी इन पॉलिटिशियन ने बैठ के कोई फैसला किया कि नहीं जी आए, या तो गवर्नमेंट इस वक्त पावर में है, दे शुड गिव इनिशिएटिव, इनवाइट करें पीटीआई को, आए जी बैठ के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात करते हैं, नैब की बात करते हैं, आपके क्या मसाइल हैं हम बैठ के बात करते हैं, कम अज़ कम इन्वाइट करें, लेट देम रिफ्यूज। आपको ये तो पता चलेगा कि पॉलिटिशियन ने कोशिश की है। अगर आप सींग फंसाते जाएंगे और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इस्लामाबाद में आके हालात काबू से बाहर हो जाएंगे, व्हाट विल हैपन। सो ये चीज़ें अब फिर दे विल एक्सपेक्ट कि फौज आए, मदद करे, हेल्प करे। सो डू एट योर ओन लेवल, इसको ठीक करें और फिर उसके बाद आवाम को बताएं कि हमारे में कैपेबिलिटी है। बिल्कुल, ये सियासतदानों की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जब वो अपोजिशन में आते हैं तो वो खास तौर वो इंटरवीन करने के लिए इंस्टिगेट करते हैं और बार बार जो है वो इदारों को इस तरह से बुलाते हैं कि उनकी हेल्प की जाए। इससे सियासतदानों को अवॉइड करना चाहिए और अपनी गवर्नेंस पे जोर देना चाहिए। बहुत अहम पॉइंट था जो ब्रिगेडियर साहब ने कहा। मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। इमरान खान साहब ने कहा है कि जेल जाने को तैयार हूं, अमरीकी गुलामी कबूल नहीं है। जो साजिश रोक सकते थे उन्हें बताया कि बड़ा मुआशी नुकसान होगा। राना साहब, अगर आपकी हुकूमत में इमरान खान साहब जेल चले जाते हैं, अगर कोई उन पर केसेस बनते हैं या कुछ भी ऐसी सिचुएशन पैदा होती है कि अगर उनको जेल भेज दिया जाता है, तो आपको नहीं लगता कि वो सियासी शहीद बन जाएंगे? और उनका एक नाम अभी भी हम देख रहे हैं कि बड़े पॉपुलर हैं और पॉपुलर जलसे कर रहे हैं, उनका जो नैरेटिव है वो आवाम में बड़ा मकबूल हो रहा है। तो अगर वो जेल जाते हैं तो वो आप उनको मजीद बड़ा कर देंगे? देखिए, मेरे ख्याल से कोई ऐसा प्लान नहीं है और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा मामला आता है जहां उन्होंने कानून वायलेट किया है या कोई इलीगल काम किया है, वहां कानून को अपना रोल अदा करना चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूंगा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कतई नहीं होनी चाहिए किसी भी तौर पे। दूसरा, जो उनका नैरेटिव है एब्सोल्युटली नॉट का, मैं यहाँ लोगों को जरूर कहूंगा कि उनको समझना चाहिए है कि उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट किसको कहा। नवाज शरीफ को तो कहा गया था, अमेरिका ने एक इम्तिहान में डाला कि आप न्यूक्लियर धमाके ना करें, अगर करेंगे तो सैंक्शंस लगा देंगे। नवाज शरीफ ने एब्सोल्युटली नॉट कहा। फिर मुशर्रफ का दौर आया, उन्होंने कहा कि आप
या हमारे साथ हैं या आप हमारे खिलाफ हैं। तो मुशर्रफ ने एब्सोल्युटली यस कहा। इमरान खान के ऊपर अमेरिका ने क्या डिमांड्स रखी? कोई भी नहीं रखी। और उन्होंने एक जर्नलिस्ट को एब्सोल्युटली नॉट कह के कहा कि मैंने जो है वो खुद मुख्तारी जो है वो इख्तियार कर ली है। तो ये हमें समझना होगा कि ये जो बयानिया है उनका वो झूठा है। इसी तरह वो एक ड्रोन्स की बात करते हैं कि मैंने आया और ड्रोन्स की पॉलिसी खत्म कर दी। तो ड्रोन की पॉलिसी तो ट्रंप ने खत्म की, और जब इमरान खान की हुकूमत आई तो ड्रोन्स वैसे ही इस मुल्क में खत्म हो गए थे। उसके बाद कोई कोई 2018 में शायद एक ड्रोन हमला हुआ पूरे उस साल में, और उसके बाद कोई भी नहीं हुआ। तो उनके, और 2017 में भी शायद कोई बहुत लिमिटेड कोई हुए, तो वो पहले ही खत्म हो चुके थे। तो वो हर चीज जो उनको नजर आती है कि इसके ऊपर मैं सियासत कर सकता हूँ, वो सियासत कर लेते हैं। लेकिन हमें एक्सप्लेन करना होगा, मीडिया को एनालाइज करना होगा कि क्या वाकई कोई साजिश है। अब मुदाखलत की जो बात होती है, देखें अब अमेरिका इंडिया को कह रहा है कि आप तेल ना खरीदे रशिया से वरना हम सैंक्शंस लगा देंगे, आप स्विफ्ट बैंकिंग ना इजाजत दे रशिया को वरना हम सैंक्शंस लगा देंगे। तो ये भी मुदाखलत है। हमें कहा जा रहा था सऊदी अरेबिया की तरफ से कि आप यमन की जंग का हिस्सा बने, ये भी मुदाखलत है। तो फॉरेन पॉलिसी में ये चीजें होती रहती हैं। और एक डोनाल्ड लू जो कि 18वें ग्रेड का अफसर था, यानी कि वो जो है यहाँ आपको ना वो मुदाखलत कर सकता है, ना वो धमकियां लगा सकता है। तो ये एक बहुत ही आई थिंक इट इज अ वेरी बोगस नैरेटिव है, जो टाइम के साथ साथ हम समझते हैं कि एक्सपोज हो जाएगा। देखें, फिर मैं रिपीट करूंगा, खुद मुख्तारी आज के दौर में आपकी स्ट्रॉन्ग मीशत से आती है, और कोई तरीका नहीं है। ना वो बातों से आ सकती है, ना वो दावों से आ सकती है, ना वो ललकारने से आ सकती है। वो आपकी बेहतर मीशत से, बेहतर इकोनॉमिक पॉलिसी से, बेहतर फॉरेन पॉलिसी से। बिल्कुल ठीक ठीक। ब्रिगेडियर साहब, अमरीकी गुलामी कबूल ना करने का जो नैरेटिव इस वक्त इमरान खान बिल्ड कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अगले इंतखाबात में इसका उनको फायदा होगा? क्योंकि इस वक्त हम जलसों में तो देख रहे हैं कि उनको बड़ी पॉपुलैरिटी मिल रही है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है, और जो हमें इर्द गिर्द लोग नज़र आ रहे हैं, लोग ये बात करते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। तो हम एक पॉपुलर नैरेटिव जो है वो बिल्ड होता हुआ देख रहे हैं। क्या इंतखाबात में उनको फ़ायदा होगा? इमरान खान ने जैसे भी बिल्ड किया है, चाहे गलत है ठीक है, लेकिन वो इंटेलिजेंटली ऐसा उन्होंने नैरेटिव बिल्ड किया जो आवाम को अपनी तरफ खींच के लेके जा रहे हैं। और दिन ब दिन आई थिंक जलसे से अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो उनकी पॉपुलरिटी में इजाफा हो रहा है। बट आई स्ट्रांगली फील कि आपको बार बार अमेरिका का नाम ड्रैग नहीं करना चाहिए। यू कैन से एज ए पॉलिटिशियन, एज ए डिप्लोमेट, कि वी विल हैव आवर ओन सॉवरेनिटी। हम किसी भी मुल्क की गुलामी नहीं करेंगे, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी रखेंगे, हम अपने मुल्क की मफादात का ख्याल करेंगे, बट वी विल रिमेन एंगेज विद ऑल कंट्रीज, पर्टिकुलरली विद बिग पावर ऑफ द वर्ल्ड। वी विल हैव गुड रिलेशन विद यूरोपियन यूनियन। व्हाई टू नेम आवर पर्सन? दिस इज व्हाट आई ऑनेस्टली फील। सही। राना एहसान अफजल साहब, हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो इमरान खान साहब हैं उनका नैरेटिव बड़ा बिल्ड हो रहा है। सोशल मीडिया पर आपने उनके तोड़ में, मतलब उनके अगेंस्ट कि भाई आप हमें उतना एक्टिव नजर नहीं आ रहे, मुस्लिम लीग नून नजर नहीं आ रही, पीपल्स पार्टी नजर नहीं आ रही, ताकि जो है वो उसका एक एंटी नैरेटिव पेश किया जा सके, उसका एक एंटी कोड ही बना दें। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि प्रोपेगेंडा के अंदर और अवाम को गुमराह करने के अंदर जो उनकी स्ट्रेंथ है वो अनमैच्ड है, और उसके अंदर हमें मेजर्स लेने की ज़रूरत है जहां हम इस प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करें, और ये जो फॉल्स एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है उसको एक्सपोज करने की ज़रूरत है। हम इस चीज़ के ऊपर गौर कर रहे हैं कि हम ये जो फेक नैरेटिव है उसको किस तरीके से बेहतर मैनेज किया जाए और अवाम को जो है वो हकायक बताए जाए। तो इसके ऊपर जो है वो काम चल रहा है, और बिलीव मी कि हम अब जो है जो 2013 से 2018 में हम एक अमेरिकन ब्लॉक से शिफ्ट होकर पहली दफा पाकिस्तान सीपेक की तरफ गया, जो कि जिसने स्ट्रेंथन किया आपके जो नेबरहुड में जो रिलेशनशिप है उसको उसने स्ट्रेंथन किया। तो वी बिलीव इन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, और हमारा इसी तरफ रुझान होगा, और इसकी जो आगाही है अवाम के लिए वो बेहतर करने की जरूरत है। सही। बहुत शुक्रिया। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नदीम कुरैशी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुल्क को इस वक्त सियासी और मौशी बहरान से निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आवाम इस वक्त देख रहे हैं कि शायद ये जो नई हुकूमत है वो हमें रिलीफ दे सके, और कब दे सके इस इंतज़ार में है। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।